नमस्कार, आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। मैं हरीश चंद्र यादव। आज की क्लास में हम लोग ऊष्मागतिकी पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने ऊष्मागतिकी से ही संबंधित कुछ बातों को देखा था। आज ऊष्मागतिकी के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको कहते हैं ऊष्म रसायन। और ऊष्म रसायन है क्या, इस पर कौन कौन सी अभिक्रियाएँ लागू होती हैं, इसको भी हम देखेंगे आज इसी चैप्टर में। वास्तव में ऊष्म रसायन जो होता है यानी थर्मोकेमिस्ट्री जो होता है, ये ऊष्मागतिकी का ही एक भाग है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन एवं ऊष्मा के अवशोषण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मतलब किसी भी अभिक्रिया को अगर देख लिया जाए तो उसमें दो प्रक्रियाएं जरूर संभव हो सकती है। मतलब संभावना दोनों में से किसी एक का होता है, या तो वह अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी या तो ऊष्मा का अवशोषण करेगी। बगैर इन दोनों में से किसी क्रियाकलाप की अभिक्रिया कोई संभव नहीं होती है। देखिए, जो अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन करती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया कंप्लीट होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण करती हो, यानी उसे कह सकते हैं कि कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज एक खास चर्चा होगी ये ऊष्म रसायन पर ही। तब तक आप बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, फिर बीच बीच में जितने भी उसके छोटे मोटे टॉपिक्स आते जाएंगे उसको भी क्लियर करते चलेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले समझेंगे थर्मोकेमिस्ट्री है क्या। थर्मोकेमिस्ट्री, देखिए अभी हमने बताया कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट होता है, जिसमें हम ऊर्जा का उत्सर्जन, ये कह सकते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन, वहाँ कह सकते हैं ऊष्मा का अवशोषण, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य होती है। यहाँ लिख सकते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य हो सकती है, इसी का अध्ययन किया जाता है। अब आपको ये समझना पहले कि ऊष्मा का उत्सर्जन कैसे होता है या ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दें आपको, जैसे यहाँ पर दिया जाए C+O2, तो निश्चित है ये बनाएगा CO2। CO2 बनाने के पश्चात इसमें कुछ एंथैल्पी चेंजिंग आएगी। एंथैल्पी भी आप लोग पढ़ लिया पहले से ही, आपको जानकारी है एंथैल्पी चेंजिंग होगी। अब वो यदि एंथैल्पी चेंजिंग हम यहाँ पर कोई कैलोरी लिखें कितनी होती है, जैसे ये तो प्रैक्टिकली है ये -94 किलो कैलोरी। और एक दूसरा एग्जाम्पल है C+H2, ये गिफ्ट आउट हो रहा है ये CH2। इसमें जो एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है ये हो रही है 40, लगभग ये 40 नहीं, ये होगा 22, ये +22 किलो कैलोरी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों रिएक्शनों में आप देख रहे हैं किसी एक डेल्टा H का मान -94 आया है और किसी एक डेल्टा H का मान जो है +22 आया हुआ है। यहाँ हम पहचान अभिक्रिया के ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी की पहचान हम करेंगे तो केवल इस माइनस और प्लस के सहारे। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये क्या इंडिकेट करेगा, प्लस चिन्ह क्या है ये क्या इंडिकेट करेगा। इसी के इंडिकेशन से हमें समझ में आता है कि ऊष्माक्षेपी है शोषी। तब याद रखेंगे इस बात को, यदि ये चिन्ह यहाँ पर माइनस आ जाए, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ जाती है, तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। और यदि डेल्टा H की वैल्यू प्लस में आती है, प्लस कैलोरी में आती है, तो ये अभिक्रिया जो होती है ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतलब
C+O2 के होने से, यानी CO2 गैस के बनने पर ऊष्मा का अवक्षेपण होता, क्षेपण होता, ऊष्मा उससे निकलती है। और 94 किलो, जरूरी नहीं है ये जो हमने लिखा है 94 किलो कैलोरी, इसे आप याद रखें। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये पहले से ही ज्ञात है, ये 94 किलो कैलोरी होता है। ये नहीं याद है फिर भी आप ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का बनना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और ये कार्बन सल्फाइड का बनना ये ऊष्मा अवशोषण, यानी ये जब बनेगा तो इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। और ये भी जानिए कि जो एंथैल्पी चेंजिंग आपने पहले पढ़ा है, आपको पता है ये इधर का जो हिस्सा है इसको आप रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर का हिस्सा जो है ये प्रोडक्ट होगा। चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, हर पदार्थ की अपनी एक एंथैल्पी होती है। तो इधर की अगर एंथैल्पी बोलें तो ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, आप इसको HR बोल सकते हैं, या HR क्या, इसको सिग्मा HR बोल दीजिए। क्यों सिग्मा HR कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थ दिए गए, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और सल्फर भी है, तो 2 हैं, इसलिए हमने सिग्मा मतलब योग, इन दोनों का जो योग एंथैल्पी है उसको हम सिग्मा HR कह सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी आप सिग्मा HP कह सकते हैं। HP मतलब होता है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी। अब यहाँ पर ऐसे पहचान करना हो कि कैसे ये ऊष्मा क्षेपी होगी, कैसे ये ऊष्मा शोषी होगी, तो आपको हम बताते चलें। यदि यहाँ लिख सकते हैं, यदि सिग्मा HR यानी कि एंथैल्पी आप ले लीजिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी यदि कम है और सिग्मा HP की एंथैल्पी अधिक है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा HR का मतलब हो गया रिएक्टेंट की एंथैल्पी और सिग्मा HP का मतलब हो गया प्रोडक्ट की एंथैल्पी। यदि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। और यदि सिग्मा HR की एंथैल्पी अधिक हो जाए, किसके सामने, सिग्मा HP के सामने, तो समझ लीजिएगा ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। चलिए इस बात को पहले क्लियर कर दें एक बार। सिग्मा HR ये जो रिएक्शन से पहले है, जिसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट का अपना एक एंथैल्पी होता है, अपनी एक ऊष्मा होती है। यदि ऊष्मा का मान, इस एंथैल्पी का मान अधिक हो, यानी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक हो, यहाँ हमने लिखा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होती है, तो वह अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी कि वहाँ से ऊष्मा निकलेगी। और यदि किसी अपक्रिया में HR मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम हो और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा हो, ऐसे में इसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस अपक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इन्हीं सब कर्मों में थर्मोकेमिस्ट्री में एक रूल आता है, जो एंथैल्पी को ज्ञात करने के लिए एक रूल आता है, जिसका नाम है हेस का स्थिर योग या संकलन नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म रासायनिक अपक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हमें इस नियम को पढ़ना होगा, और इसी नियम के सहारे तमाम ऐसी ऊष्म रासायनिक अपक्रियाएँ हैं जिनके कैलकुलेशन में, जिनके कह सकते हैं एंथैल्पी कैलकुलेशन में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, चाहे वो फार्मेशन हो, चाहे वो कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे उनका वेपराइजेशन हो, मतलब तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर हेस का स्थिर योग या स्थिर संकलन नियम का हम प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उसी टॉपिक पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि HR और HP इन दोनों के बीच में रिलेशन के हिसाब से आप किसी भी अपक्रिया की ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी की बातें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो हम बता रहे हैं नियम बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, उसी के सहारे तमाम रिएक्शन के ऊष्मागतिक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखिए नियम है
हेस का नियम इंपॉर्टेंट है। ये हेस का संकलन नियम कहीं कहीं लिखा होता है। देखिए, हेस का संकलन नियम समझने से पहले आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवर्तन लेते हैं, एक परिवर्तन हम डायरेक्ट करते हैं, एक परिवर्तन हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और वह कन्वर्ट हो रहा है ई में। ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ ए है और ए से बदल रहा है ई में, ये डायरेक्ट बदल रहा है ऐसे। अच्छा, डायरेक्ट बदलेगा या रुक करके बदलेगा, एंथैल्पी परिवर्तन होगा जरूर। मान लीजिए इसमें एंथैल्पी का परिवर्तन डेल्टा एच हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोई पदार्थ ए है, ए से बदल रहा है ई में, तो एंथैल्पी परिवर्तन होगा जरूर, क्योंकि यह एक रासायनिक क्रिया हुई है। अच्छा, अब की बार यही ए से ई में बदलने के लिए ये पहले एक पद लेता है, ये पहले बी तक पहुंचता है, तो उसमें लगता है एंथैल्पी परिवर्तन केवल H1। अब फिर ये B से पहुंचता है C पर, C पर पहुंचने के लिए इसे लगता है H2, उसके बाद पहुंचता है ये D पर, D पर पहुंचने के लिए इसे लगता है H3, और फिर D के बाद पहुंचता है E पर, वहाँ पर लगता है H4। तो गाइस, इस बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले ये ए से बी में गया, बी से सी में गया, और सी से फिर डी में गया, और डी से फिर जा कर के ई में गया। मतलब हमें ए से ई तक पहुंचना है, प्रोडक्ट हमें ई चाहिए, और चाहिए किससे? ए से। इस बात का ख्याल करिएगा कि हमने कहा क्या, हमें जो मेन रिएक्टेंट है वो ए है, और जो मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ई है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा क्या, एक बार हमने डायरेक्ट ए से ई तक पहुँचाया, जिसमें एंथैल्पी का परिवर्तन डेल्टा एच हुआ। लेकिन दूसरे वाले हम स्टेप में अगर बात करें, तो दूसरे वाले स्टेप में कई सब स्टेप का प्रयोग हुआ। ए पहले बी में गया, बी से फिर सी में, सी से फिर डी में, डी के बाद फिर ई में पहुँच गया। निश्चित है जब ए से वो बी में जाएगा तो कोई न कोई एंथैल्पी परिवर्तन होगा। अब जैसे एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो हमने H1 दे दिया, चूँकि अभी हमको E नहीं मिला है। B से C में गया तो H2 हो गया, C से D में गया तो H3 हो गया, D से E में गया तो H4 हो गया। यानी स्टेप में भी स्टेप बने हुए हैं, H1, H2, H3, H4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेस ने क्या बताया कि जब एक ही कह सकते हैं प्रोडक्ट का हमें फॉर्मेशन करना हो। अभी रूल को बताएंगे, लेकिन पहले एक भूमिका समझिए इसका बेसिक कह सकते हैं कि जानकारी होनी जरूरी है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जब हमको ए से ही ई प्राप्त करना है तो डायरेक्ट प्राप्त करने में हमें डेल्टा एच लगता है, और अभी इसी को हम कई स्टेप में तोड़ मोड़ करके पहुंचाते हैं ई तक, तो हमको ये चार देख रहे हैं, 4 पदों से होकर के गुजरना पड़ा है। यदि इन चारों को जोड़ लिया जाए, यानी H1, H2, H3 और H4 को जोड़ लिया जाए तो डेल्टा एच के बराबर होगा। यानी कि जो डेल्टा एच होगा वो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 के बराबर होगा। मतलब योग होगा। देखिए यहाँ पर हमने संकलन लिखा है, मतलब ये योग होगा। जो इसके छोटे छोटे स्टेप हैं, इन सभी स्टेपों में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उनका योग होगा, वो मेन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा। अब बात आती है नियम, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने का मतलब यही हो गया, उन्होंने बताया क्या, यदि एक ही रासायनिक परिवर्तन, यदि एक ही रासायनिक, देखिए एक ही है, यदि एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक पदों में, देख रहे एक, यहाँ से याद करते आता एक करते, या एक या अधिक पदों में किया जाए, कर भी दिया गया, एक या अधिक पदों में किया जाए, तो पूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा का मान एक ही होगा। मतलब कि आप परिवर्तन भले ही कई तरीके से कर दीजिए, लेकिन जो डायरेक्ट ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है
वो चाहे उत्सर्जन के रूप में हो या अवशोषण के रूप में हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्सर्जन के रूप में हो या अवशोषण के रूप में हो, वैल्यू वही आएगी। आप चाहे किसी भी स्टेप से उसको गुजार लिया जाए। यानी अब ऐसा कहिए कि किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि कोई अपक्रिया डायरेक्ट होती है, उससे उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा का मान एक समान ही होगा, चाहे उसे किसी भी प्रक्रम से क्यों न गुजारा जाए। ये नियम है हेस का स्थिर योग नियम या स्थिर संकलन नियम कह सकते हैं। अभी रिएक्शन के सहारे भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए C+½ और ज्ञात कर लिया जाए क्या, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ आपको और दूसरी अपक्रिया दे दिया जाए C+O2 गिव्स आउट ये CO2। अब यहाँ पर इन दोनों अपक्रियाओं में समझिए, ये जो आपको CO2 मिला हुआ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले हैं, डायरेक्ट क्या मिला CO2। हो सकता है यही CO2 बनने के लिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना हो, ये तो निश्चित है नहीं, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि आप CO2 को डायरेक्ट प्राप्त कर लिए हो सकता है CO2 से पहले CO मिला हो, CO के बाद फिर इस पर कोई H2 क्रिया किया हो, तब जा करके CO2 मिला हो। मतलब आपको समझ में आ रहा है। हमने कहा क्या, आपको CO2 प्राप्त करना, तो CO2 प्राप्त करने के और भी रास्ते हो सकते हैं। जैसे इसी के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा CO2 को प्राप्त करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं C+O2, ये अगर डायरेक्ट कर दें तो यहाँ पर आपको CO2 मिल जाएगा। जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो भी ΔH होगा, जैसे 94 किलो कैलोरी आ गया, ये माइनस में ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, हमें पता है इसलिए हम इसको लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। लेकिन आप मानिए जैसे x किलो कैलोरी ऊष्मा का यहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि C+O2 डायरेक्ट अपक्रिया करके CO2 बना ले? हो तो ये भी सकता है कि पहला स्टेप इसके साथ गुजरे कि C+½ ले और यहाँ पर जा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो कुछ ΔH का मान जरूर आएगा, x किलो कैलोरी, x कैलोरी। उसके बाद अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो हो सकता है ये CO फिर आधे ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर जा करके ये बना ले CO2, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि CO2 आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, CO2 आप दो पदों में भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी एंथैल्पी परिवर्तन होगी वो कई पदों में अगर होता है तो उसका योग करके करेंगे, अगर डायरेक्ट होता है तो योग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट आपको तो दिखाई ही देगा। तो इस प्रकार से हेस के संकलन नियम में इतना ही बताया गया। आप किसी एक रासायनिक परिवर्तन को चाहे डायरेक्ट करिए और चाहे कई पदों में करिए, उनसे उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा अथवा अवशोषित होने वाली ऊष्मा का मान एक ही होता है, उसमें कभी भी कमी अथवा वृद्धि नहीं हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये सवाल नुमा है जिसमें आपको समझ में आएगा। हम लिख देते हैं उस सवाल कौन सा है। ये भी ऊष्म रासायनिक समीकरण पर ही आधारित है, जिसमें आपको ऊष्मा ज्ञात करनी होगी, अच्छे समझ में आएगा। वो क्वेश्चन नोट करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि यदि कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्मा का मान, यहाँ लिखेंगे, लिखा है यदि कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन ऊष्मा का मान क्रमशः ऊष्मा का मान क्रमशः पहला है -94.3 व -68
माइनस 68 कैलोरी हो तो CO की संवहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। CO की संवहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रश्न है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्मा का मान क्रमशः 94.3 और 68.0 कैलोरी दिया गया है। देखिए ये प्रश्न दिया गया है इतना कि 68 कैलोरी है, तो CO की संवहन ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पहले ये समझना है कि चाहे संवहन ऊष्मा हो और चाहे दहन ऊष्मा हो, वास्तव में यह एक एंथैल्पी परिवर्तन है। इस बात से पहले क्लियर हो जाइए कि संवहन ऊष्मा हो या दहन ऊष्मा हो, दोनों ही एक प्रकार की एंथैल्पी परिवर्तन है। बस अंतर क्या है, वो दहन एंथैल्पी होगी, ये फॉर्मेशन यानी कि निर्माण एंथैल्पी होगी। चलिए यहाँ पर पहले हम रिएक्शन को बनाते हैं। यदि C और CO की दहन ऊष्मा, दहन का मतलब उसे हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे पहला रिएक्शन बनेगा C+O2, ये हो गया दहन करना है, कि दहन ऊष्मा का मान यानी बनेगा पहले CO2, दहन ऊष्मा का मान डेल्टा H, यहाँ पर हम C लिख देंगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन, ये बराबर -94.3 कैलोरी हो गया। और दूसरे रिएक्शन की बात करें तो दूसरा रिएक्शन दिया गया है CO की दहन ऊष्मा। CO की दहन ऊष्मा का मतलब होगा कि C+12O2 करेंगे तो ये हो जाएगा CO2। इसका जो दहन ऊष्मा दिया गया है डेल्टा H बराबर दिया गया है -68.0 कैलोरी। अच्छा, इन्हीं दोनों समीकरणों के हिसाब से कह रहा है कि CO की संवहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। हमें 1 मोल संवहन करना है CO का, तो जिसका संवहन करना है आप CO इधर लिख देंगे। संवहन करना है तो निश्चित है C+12O2 से ही इसका निर्माण संभव है, और इसी के डेल्टा H का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। सबसे पहले तो समीकरण बनाना सीखेंगे कि जो ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं इसी के हिसाब से पहले इसको समीकरण के रूप में बदलेंगे। कह रहा है C और CO की दहन ऊष्मा, दहन का मतलब होता है इसको जलाना है। C को जलाएंगे तो ये जो है CO2 भी मिल सकता है और CO भी मिल सकता है, दोनों में कोई मिल सकता है, CO2 और CO दोनों मिल सकता है। यहाँ पर CO को दहन करेंगे तो ये CO2 मिलेगा। लेकिन अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो प्राप्त करना है उसी के अनुसार ही समीकरण को बनाना है। जैसे हमें प्राप्त करना है क्या, CO। अब ध्यान दीजिए, CO प्राप्त करना है इन दोनों समीकरणों की सहायता से, और इन दोनों समीकरणों में एक C+O2 इधर है, CO2 इधर है। अब हम करेंगे क्या, यदि CO2 को पलट लेते हैं, इस CO2 को हम घटा लें यानी इस साइड में कर लें, जैसे ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 को पलटकर समीकरण 1 में जोड़ने पर ऐसा करिए, समीकरण को एक को वैसे रख दीजिए C+O2, ये हो जाएगा CO2 और डेल्टा H बराबर -94.3 कैलोरी, 3 कैलोरी हो गया। और यहाँ पर इसे पलट लीजिए, क्योंकि जब पलटेंगे तो ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, CO2 और गिव्स आउट ये हो जाएगा CO
प्लस ये ½ हो जाएगा। यहाँ पर अब डेल्टा एच का मान जो पहले ऊष्माक्षेपी दिखाई दे रहा था, अब यही ऊष्माशोषी हो जाए, क्योंकि आपने अपक्रिया को पलट लिया है, बराबर माइनस नहीं, अब ये प्लस हो जाएगा, 68 कैलोरी हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ देख रहे हैं ये CO2 और ये CO2 दोनों कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचा है C, ये O2 है, यहाँ पर ½ है, घट करके ये भी हो जाएगा क्या, ½ होने के बाद गिफ्ट आउट करेंगे, यहाँ पर ये मिलेगा आपको CO और डेल्टा H का मान यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा -94.3 और प्लस 68.0। आप इसे माइनस कर लीजिए, डेल्टा H का मान यहाँ घटा लेते हैं 94.3 68.0, ये 3 हो जाएगा, 14 है, 8 2 10 4 14, 8 6 हो जाएगा, ये 8 में से 2 6 जाएगा, बचेगा 2, 26 यहाँ पर -26.3 कैलोरी या किलो कैलोरी जो भी दिया गया हो। इस प्रकार से जा करके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की सम्मोहन ऊष्मा का मान क्लियर हो पाता है। यहाँ पर बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो बातें क्वेश्चन में लिखी गई हों उसको आप समीकरण का रूप दीजिए। जब समीकरण का रूप दे ले जाएंगे तो रिएक्शन आसान होगा। जैसे C और CO की दहन ऊष्मा का, तो C और CO की हमने दहन ऊष्मा के लिए मतलब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, जितना वैल्यू दिया गया था उतना वैल्यू हमने लिख दिया। फिर कह रहा है कि CO की सम्मोहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है उस समीकरण को भी बनाएंगे। अब हमें देखेंगे ये समीकरण इन दोनों समीकरणों की सहायता से कैसे मिलेगा ऐसे कि जब तक CO इस साइड में नहीं आएगा और इस साइड में लाने के लिए दूसरे वाले समीकरण को पलटना पड़ेगा, तभी CO इस साइड में यानी प्रोडक्ट की साइड में जाएगा। प्रोडक्ट की साइड में जैसे हम ले जाएंगे और समीकरण एक में जोड़ देंगे, जो कैंसिल होने लायक होगा कैंसिल कर देंगे, बाकी को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सम्मोहन ऊष्मा होगी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा हिस का स्थिर संकलन नियम और इसकी सहायता से एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। आज की क्लास को बस यहीं पर क्लोज करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप खूब मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।